रिक्वेस्ट तो आ चुकी है सर को, हम सेशन में ले रहे हैं, वेट करिएगा। लाइट थोड़ा सा मेरे ख्याल हल्का से है। सबसे पहले सारे यहाँ पर व्यूअर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ कनिष्क ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा से, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये है लॉकडाउन स्टूडियो। और लॉकडाउन स्टूडियो में आज जो हमारे गेस्ट हैं, मैं बताऊं, अगर मैं उनका सिर्फ नाम लूं तो उनकी इंट्रोडक्शन वहीं पे खत्म हो जाती है, सबको पता है कि वो कौन है। पर ये औपचारिकता भी है और ये मेरा सौभाग्य भी है कि मुझे एक ऐसे महान खिलाड़ी को आप सबसे परिचित करवाने का मौका और एक अवसर प्रदान हुआ है। तो मैं आप सभी के सामने जिस इंसान का परिचय आप सभी से करवाना चाहता हूं वो है श्री बजरंग पुनिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के लॉकडाउन स्टूडियो में। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। सर, हम और बहुत सारे आपके जो फैंस हैं, दर्शक हैं, वो सभी फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सब प्यार आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी भी स्क्रीन पर जो मिल रहा है। सर, हम ये बिल्कुल। जानना चाहते हैं कि ये जो कुश्ती है, कुश्ती का जो सफर है वो आपका कैसे शुरू हुआ, और ये इतने सारे पदक जो आपने हासिल किए, ये सफर के बारे में थोड़ा सा आप सर हमें और दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा है। और बचपन में देखिए, हर गांव में, अगर आप हरियाणा में किसी भी गांव में जाएंगे तो हर गांव में खेल का शौक मिला। कुश्ती है, कबड्डी है, बॉक्सिंग है, जो क्योंकि ये अपने देहाती गेम है तकरीबन, तो जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और हर गांव में मिट्टी के अखाड़े होते थे पहले। अब तो हर बहुत से गांव में मैट की सुविधा भी हो गई है। तो जी। पहले मैट की सुविधा नहीं होती थी। तो जब गांव में बच्चे खेलने के लिए जाते थे तो मैं स्कूल से, जब मौका मिलता था स्कूल से आने के बाद, मैं अखाड़े पे जाता था। तो अखाड़े पे जाके वहाँ पे मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता था। और उसमें मजा आता था मिट्टी में खेलने में। जी। तो वहाँ पे जाते, बड़े भाई के साथ जाता था मैं। और मेरे पापा का इंटरेस्ट था कि हमारा मेरा बच्चा कोई पहलवान बने, बड़ा भाई बने या छोटा बने। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कुश्ती में कि उससे अच्छा मुझे कुछ लगेगा ही नहीं। तो मैं जब उसमें जाने लगा तो बड़े भाई के साथ जाता था। तो मैंने जाना स्टार्ट कर दिया और भाई ने जाना बंद कर दिया। गांव गांव में दंगल होते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 1 रुपये मिल जाता था, कभी संतरे मिल जाते, कभी टॉफी मिल जाती थी, कभी सेब मिल जाते थे। तो अच्छा लगता था कि भाई हाँ, कुछ खाने को मिल रहा है। और मैं अखाड़े में जाते थे ना, इतना महंगा गेम था कि भाई हम या क्रिकेट हो गया, जो महंगे गेम है कि भाई आप पैसे नहीं कर एफर्ट नहीं कर सकते इस गेम के लिए। तो उसमें तो एक लंगोट लेके जाते थे और जाके मिट्टी में खेलते थे। छोटे छोटे बच्चे थे। तो ऐसे इंटरेस्ट बनता गया। और दंगल में कुश्ती लड़ते थे, हारो जीतो बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को सब प्यार करते हैं। जी। कोई संतरा दे देता था, कोई सेब दे देता था, वो अच्छे लगते थे। और इसमें इतना इंटरेस्ट हो गया, पता ही नहीं लगा कि भाई कुश्ती से ज्यादा मुझे अच्छा लगना सब कुछ बंद हो गया कि तो मेरे जीवन में जो कुछ है कुश्ती है। मैं तो, जैसे आपने सर अभी महंगे गेम की बात की, मेरे लिए तो ये कमाई की गेम होती थी। हालांकि मैं शरीर से बड़ा दुबला पतला हूं, मुझे नहीं पता कि आपके समय में आप जब जाते थे तो आपको, आपने जैसे बताया संतरे देते थे, मुझे याद है मुझे 5 रुपए मिले थे सर एक बार मेरे ही भाई को वहां पे कुश्ती में हराने के लिए। तो मेरे नहीं, ख्याल ऐसा से ही सर। होता था, छोटे बच्चों को ऐसे ही करते हैं। कोई 1 रुपए दे देता था, कोई 2 रुपए दे देता था। उस टाइम पे 1 रुपए की, 2 रुपए का बहुत महत्व था। अब तो लोग इन चीजों को नहीं देखते कि 1 रुपया क्या जी। है, 2 रुपए क्या है। उस टाइम पे बहुत महत्व था इस चीज का। जी। तो सर, ये कुश्ती का जब जैसे ही सफर आपने बताया कि ऐसे शुरू हुआ, तो वहां से लेके जो पदक का सफर है सर, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वो कैसा रहा। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद गांव में जब थोड़े बड़े होने लगे तो पैसे 10 रुपए भी मिलने लगे, 20 रुपए भी मिलने लगे। और घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि भाई घर वाले इतना खर्च उठा सके कि मुझे बाहर छोड़ दें। उसके बाद 2005 में मेरा साई में सिलेक्शन हुआ था, वीरेंद्र अखाड़ा जी। छारा में, जहाँ पे मैं पहली बार बाहर गया था घर से। तो वहाँ पे जाने के बाद साई देता था पूरा खर्च। और जो कमी रहती थी वो घर वाले करते थे पूरी। तो मैं 2.5 साल वीरेंद्र को सब के पास रहा वहाँ पे। मैंने कुछ पहली बार मैट पे उतरे थे वहाँ पे जाके, क्योंकि पहले मिट्टी जी। में ही खेलते थे। तो वहाँ पे जाके पहली बार मैट पे उतरे थे। और उसके जी। बाद उधर 2 से 3 साल के बीच रहा मैं वहाँ पे वीरेंद्र कोसा के पास। वहाँ पे मैंने 2 बार नेशनल में, एक बार ब्रॉन्ज जीता स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में, और एक बार गोल्ड जीता। तो उसके बाद मैं छत्रसाल स्टेडियम में गया था। मेरे गांव के पहलवान थे नरेंद्र पूनिया, भारत के सभी पहलवान थे, अच्छे पहलवान थे, मिट्टी में खेलते थे और मैट पे भी खेलते थे। तो मैं उनके साथ छत्रसाल स्टेडियम में गया था।
और मेरा भी सपना था, क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम में बहुत सारे इंडिया के जो टॉप खिलाड़ी थे रेसलिंग के, सभी छत्रसाल स्टेडियम में थे उस टाइम पे। सुशील है, योगेश्वर है, और बहुत सारे जो नामचीन चेहरे थे वो ये जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। और मैं उनको देखता था कि भाई योगेश्वर भाई इतनी मेहनत करते हैं। उन्होंने 2006 में एशियन गेम्स में मेडल जीता था, उनके नी में इंजरी थी। उसके बाद सुशील कुमार ने 2006 में ही ब्रॉन्ज जीता, दोनों ने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पशु का प्यार और आशीर्वाद था कि आप तो अपनी पशु का प्यार ने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उनको देख के जी हम बढ़े कि भाई हम भी इन जैसे बने, क्योंकि मैट पे जाने के बाद हमारी भी सोच बदली कि भाई हम भी देश के लिए खेले और देश के लिए मेडल जीते। जी क्योंकि जब तो मिट्टी में खेलते थे गाँव में थे, जब तो इतना पता नहीं था कि भाई मैट क्या होता है। तो वहाँ पे जी जाने के बाद मैं मेरे गांव के नरेंद्र पहलवान थे, उनके साथ गया। उन्होंने मुझे अ, जो चीज़ें जिस चीज़ की मुझे हेल्प चाहिए थी घर वालों की तरफ से, जो पूरी घर वालों की तरफ से नहीं हो पाती थी, तो नरेंद्र भाई जो मेरे गांव के थे वो मेरी हर मतलब वो बोलते थे कि आप ट्रेनिंग करो, जिस चीज़ की जरूरत है आप हमें बताइए, मैं ला के जी दूंगा आपको, बस आप ट्रेनिंग करिए। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले जो बड़े भाई हैं मेरे। तो जी वहाँ पे जाके 2008 में मैंने सब जूनियर में मेडल जीता। उसके बाद 2010 में मैं सब जूनियर में पहली बार इंटरनेशनल हुआ, देश के लिए खेलने का मौका मिला मुझे। जी और मैंने वहाँ पे एशियन चैंपियनशिप 50 किलो में गोल्ड जीता। तो जब और उम्मीदें बढ़ गई कि भाई हाँ अभी हम और देश के लिए और अच्छा करेंगे। और जी 2011 में फिर दोबारा से मैं जूनियर एशिया चैंपियन बना और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। वहाँ से पूरा मतलब पूरा गेम चेंज होता चला गया और लेवल बढ़ता चला गया। और देशवासियों का प्यार और आशीर्वाद था कि आज आप लोग जानते हैं कि बजरंग रेसलिंग में कोई है। जी सर, अच्छा, आपको कोई अपनी पहली हार और पहली जीत का अनुभव कुछ याद है कि पहली हार कैसी थी और उसके बाद उसका अनुभव और आपकी पहली जीत का अनुभव? देखिए, इतना तो बचपन में इतना याद नहीं होता था, हार जीत चलती रहती थी क्योंकि जी मिट्टी में खेलते थे। तो इतना मुझे पहली हार का नहीं पता कब हुई थी और जी नहीं पहली जीत का, क्योंकि कुछ भी मिल जाता था खुशी मिलती थी, अंदर से एक फीलिंग जी आती थी कि भाई कुछ हमें मैं जीता हूँ तो मुझे मुझे इनाम मिला है, उसकी खुशी होती थी। जी तो वो चीज़ मेरे को याद नहीं, पहली कुश्ती कब जीती थी मैंने और कब मैं कुश्ती पहली हारा था, तो उस चीज़ का मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। सर, अभी वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे दिल आ रहे हैं। ये दिल मैं मान के चल रहा हूँ कि तालियां ही हैं, क्योंकि तालियां तो फिलहाल हमें दर्शकों की नहीं सुनाई देती। बट वो सच में जब आप आए तो दिल से ऐसा मन किया कि जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत किया जाए। पर फिलहाल हम इन्हीं को ही तालियां मान के चलेंगे। अच्छा सर, अगला प्रश्न मैं आपसे ये करता हूँ कि आज के टाइम पे जैसे लॉकडाउन चला हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रेसलिंग को अपना प्रोफेशन माना हुआ है, या बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो फिटनेस फ्रीक हैं, जिनको अपनी सेहत बहुत अच्छी चाहिए हमेशा। आज वो उतनी शायद मेरे ख्याल से अब डाइट नहीं मिल पा रही है कुछ बच्चों को, ऐसा भी उनका सवाल था। तो ऐसे में कैसे अपने आप को फिट रखा जाए, अपने आप को तैयार किया जाए ऐसे टाइम पे? देखिए, लॉकडाउन है और पहले सुरक्षित रहना ज़रूरी है। जी तो मैं सभी से यही बोलूँगा, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो भी जो घर में हम पॉसिबल है, जो ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, वही कर घर पे करिए। और जो रेसलिंग में है या कोई भी स्पोर्ट्स में है, आप एक रूम पे जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके घर पे कितनी जगह है, हर घर की अलग बात है। तो आपके घर में कितनी जगह है, आप उसको देख के उसमें जो ट्रेनिंग आप पॉसिबल हो सकते हैं उसी हिसाब से आप ट्रेनिंग करिए। और लॉकडाउन का समय है और उसमें आप जो भी कुछ अपने लिए कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, वही करिए। क्योंकि पहले हेल्थ ज़रूरी है। अगर आप जी फिट रहेंगे तो आप 1 महीने ये 3 तारीख तक लॉकडाउन है, अगर सब कुछ अच्छा हुआ, कोरोना को हरा के हम दोबारा से अपने जीवन में हर खुशी को हम हर मुकाम को हम हासिल कर सकते हैं। तो आप 3 तारीख तक अपने घर में सुरक्षित रहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और जो ट्रेनिंग पॉसिबल है, जैसे रेसलिंग में उठा बैठी है, डिप्स है, बैठक है, जो और एक्सरसाइज है, कोर की एक्सरसाइज होगी, जो चीज़ें पॉसिबल एक रूम में हो सकती हैं। और सभी खिलाड़ी जो रेसलिंग करते हैं वो एक घर पे जो सेंटर पे रहते हैं उनको सबको पता है कि रेसलिंग में क्या चीज़ें, क्योंकि रेसलिंग में पावर की भी ज़रूरत होती है, स्टेमिना की भी ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो उस वो एक अपने घर पे रह के उठा बैठी है, जो आपको एक बोलते हैं, अपने हरियाणा में बोलते हैं कि एक कसीलापन आता है उससे। जी उठा बैठी मारने के बाद ये हो जाता है कि मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ। आदमी जब
हम रेसलिंग शुरू करते हैं, उसमें सबसे पहले यही चीजें सिखाई जाती है। हमारे कोचेज बोलते हैं कि भाई उठा बैठी लगाओ, डंड जी बैठक लगाओ आप। तो वो सिंपल ही चीज है जो रेसलिंग में पहला स्टेप है। तो मैं जितने भी मेरे रेसलिंग के भाई हैं या कबड्डी के हैं या जितने भी हैं, वो आप, मैं उनको यही बोलूंगा, आप घर पे ट्रेनिंग करिए। 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन हट जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, और हम दुआ भी करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुले, तो सब आपने जो जिस भी गेम में है आप उस पर पूरा फोकस करिए उसके बाद, क्योंकि अभी फिजिकल पे तैयारी कर रहे हैं आप। जिन चीज़ों में हम, जो चीज़ें हमारी कमियां, उन पे हम काम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। तो वो 1 महीने बाद, 3 तारीख बाद हम पूरा फोकस, जैसे मैं भी हूँ अपने घर पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अभी लॉकडाउन जी में पूरा दोनों टाइम फिजिकल भी ट्रेनिंग हो रही है हमारी। तो अभी 3 तारीख के बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद अगर हम वो जो 2 टाइम अभी हम या फिजिकल की कर रहे हैं, तो वो हम पूरा फोकस अपना मैट पे कर सकते हैं। जी तो मैं सभी से यही बोलूंगा, पहले आप सुरक्षित रहिए, उसके बाद जो अभी कुछ नहीं गया हाथ से, अगर हम सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा तो हम उसके बाद हम अपनी फील्ड में जाके हम पूरा ध्यान दे सकते हैं उस चीज पे। जी। तो खैर सभी दर्शकों को मैं बता दूं, आप सबने सुन लिया, जो भी इस सर को मानते हैं वो अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो घर पे रहेंगे और सेफ रहेंगे। कसरत करनी हो या टिकटॉक वीडियोस बनानी हो, आपको घर के अंदर ही बनानी है। तो खैर सर, अगले प्रश्न पे चलता हूं सर, कि कभी कभी परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर भी थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है, तनाव भी आता है। ऐसे टाइम पे आप सर कैसे टैकल करते हैं उसको, और क्या राय देना चाहोगे बाकी सभी, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे या वो पढ़ाई के क्षेत्र वाले बच्चे हों, उनको आप सर क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि आप मेडिटेशन करिए, जो आपको जी बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में। और योगा भी करिए। और अभी आपको जो जितने भी हमारे युवा भाई हैं, बहनें हैं, जितनी भी हमसे जुड़ी हुई हैं अभी, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप जो भी आप पढ़ाई करते हैं या कोई गेम करते हैं या कुछ भी करते हैं, सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जी ये लॉकडाउन हटने के बाद भी अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप फिट है तो हिट है। जो हमारे बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, अगर फिट है तो हिट है। जी तो वही चीज है, अगर हम फिट रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे आसपास नहीं आएंगी। अगर हम एक चीज पे ही फोकस करते हैं, अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं पढ़ाई पे ध्यान रखूंगा, तो उसमें मैं हेल्थ का ध्यान रखूंगा, तो उसमें बीमारियां भी लग सकती हैं बहुत सारी। तो मैं उनको बोलूंगा, जो भी पढ़ाई का, जैसे मैं गेम करता हूँ तो मैं सुबह शाम ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं पढ़ाई भी करता हूँ अभी लॉकडाउन में। जी तो मैं उन भाई और बहनों को भी यही बोलूंगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा या आधा घंटा, जैसा भी आपको समय मिलता है, सुबह शाम, आप अपने शरीर के लिए भी कुछ करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए घर पे बैठ के। और प्रेशर हैंडल करने के लिए मेडिटेशन करिए आप। और मैं मेडिटेशन करता हूँ, और जब भी कोई बाउट आती है, तो वो मेरी जो बाउट आती है उसके समय, ये आपको देखना कि आपके साथ कैसे आदमी है, कोच कैसा, आपका फिजियो कैसा, पार्टनर कैसे हैं आपके, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। वो आपके लिए बोल रहे हैं कि भाई आप कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है, आप इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, तो आप उस काम जी को इजीली कर सकते हैं, चाहे आपसे ना भी हो। पर वो आपके मन में ये नहीं आएगा मैं नहीं कर सकता इस चीज को। जी तो वो आपके जो साथ रहते हैं उन पे डिपेंड करता है, वो आपको कैसे बता रहे हैं। तो मेरे साथ जी जो मेरे कोचेज हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे फिजियो हैं, तो वो हर टाइम यही बोलते हैं, कोई भी बाउट आती है वो मेरे साथ में ही रहते हैं। तो वो मेरे को यही बोलते हैं कि आप कर सकते हो, यू आर द बेस्ट। तो वो हर टाइम यही चीज बोलते हैं। तो उस चीज का काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले जब कोच नहीं था इतनी, मतलब साथ में कोई, अगर हम टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, तो जो मेरा पर्सनल कोच था वो नहीं जाता था। जो हमारे इंडिया टीम के कोच है वो जाते हैं। जी तो वो एक मतलब वो हर आदमी पे डिपेंड करता है, आपको कैसे मोटिवेट करता है। तो मेरे जो पर्सनल कोच है अभी, फॉरनर हैं, और इंडिया टीम के भी कोच है, इतने सारे कोच हैं। रेसलिंग में अगर हम कोई बाउट खेलने के लिए जाते हैं, तो वो मुझे हर आदमी एक एक बात बता के भी जाता है। तो आप ये मानो 4 तो हमारे कोच हो गए, जो 3 हमारे साथ जाते हैं, मेरा पर्सनल कोच हो गया, वो बोलेंगे, 4 आदमी आपको बोल के जाएंगे आप कर सकते हो। जी तो आप उस काम को, अगर चाहे ना भी हो आपसे 1%, पर आपके मन में कभी ये नहीं आएगा कि भाई मैं नहीं कर सकता इस चीज को। जी तो आप अच्छे आदमियों से, आप अच्छे आदमियों के कांटेक्ट में रहिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज। और वो जी चीज आप चाहे पढ़ाई की हो या किसी गेम की हो, आप वो चीज कर सकते हैं।
तो सुना आपने यू आर द बेस्ट, और सर जब आपने ये वाली बात बोली ना वो रोंगटे से खड़े हो गए थे। अच्छा सर, एक किस्सा कोई अगर आपके पास ऐसा हो तो आप हमें बताना चाहें कि आपने उस टाइम पे कैसे हैंडल किया था, कभी गेम में कोई ऐसी सिचुएशन बनी थी या कभी भी कोई एक किस्सा। देखिए, हर खिलाड़ी के जीवन में कुछ ना कुछ तो चीजें उतार चढ़ाव आता रहता है। जी 2015 में मेरे बैक में पेन हो गया था, 8-9 जी महीने मेरे बैक में पेन रहा था। और उसके बाद बस ये था कि भाई मुझे वापसी कैसे करनी है। उस समय क्योंकि 2013 में मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता और 14 में एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता, तो जिम्मेवारी और बढ़ गई थी देशवासियों के प्रति। देशवासी सोचने लगे थे भाई बजरंग और बहुत सारे मेडल जीते देश के लिए। तो उस जी टाइम पे थोड़ा ये था कि भाई मैं कैसे कम बैक करूँ, क्योंकि कमर में ज़्यादा पेन हो गया था मेरे को और आठ नौ जी महीने लगातार मैं ट्रेनिंग से बाहर रहा था। तो उस टाइम पे ये था कि भाई मुझे कैसे कम बैक करना। उस समय जो डॉक्टर बोलते थे भाई आपको ये एक्सरसाइज 5 टाइम करने दिन में, तो मैं उसको 7 टाइम 8 टाइम करता था कि मुझे कितनी जल्दी मैं वापसी कर सकता हूँ। जी। तो वो चीज़ें मेरे जीवन में एक बार एक समय आया था जब मैं थोड़ा नर्वस था मैं कि पता नहीं अब मैं गेम करूँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो समय मेरे लिए दुखद था। पर हम सब जानते हैं सर कि आप कैसे उससे उभर के बाहर आए और कैसे आपने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सर अच्छा, एक प्रश्न आपसे और कि जो आजकल बच्चे, ये मतलब बच्चों से ही हमने कुछ प्रश्न लिए थे कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमसे आप शेयर करिए, हम आगे आपसे पूछेंगे। तो ये प्रश्न था बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का, कि आज हर फील्ड में सर कंपटीशन बहुत हो गया, चाहे वो खेल का है, पढ़ाई का है, जॉब का है, जिसका भी है कंपटीशन। ऐसे टाइम पे सर कैसे बच्चा अपने आप को तैयार करे, क्योंकि कुछ बच्चों का तो ये मानना है कि कुछ जो पैदा होते हैं वो बोर्न चैंपियन पैदा होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे सर। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि आप ट्रेनिंग करिए, जो जिस भी चीज़ में आप उसमें 100% दीजिए अपनी तरफ से। और कोई भी चैंपियन पैदा नहीं होता। और जब तक कंपटीशन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी जब मुझे अब मुझे ये लगेगा कि भाई मैं तो सबसे तगड़ा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ सकती, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। जी अगर मन में आदमी ये आने लगा है यार आप तो बेस्ट हो, आपका कोई जोड़ नहीं है, तो वो चीजें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगी। जी जब तक आपके पास जितना अच्छा कंपटीशन होगा आप उतनी तरक्की करते जाएंगे। जितने भी आपके ओपोनेंट होंगे उसको आप देख के हाँ भाई इससे मुझे ज्यादा करना है, हर टाइम जी ये होगा। मैं रेसलिंग की भी बताता हूँ, जब भी हम ट्रेनिंग करते थे कोई साइड में हमारे अब भी लगा रहता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई मुझे इससे ज्यादा करनी है। जी तो ये चीजें आपको उस लेवल तक लेके जाएंगी जो आप सोच रहे हैं, जो आपने एम बनाया कि भाई मुझे ये अचीव करना है। तो वो चीजें आपको ये चीजें आप अपने लाइफ में सोचिए कि भाई मुझे जो साइड में मेरे बैठा है या पढ़ाई में है या गेम में है कि मुझे इसे अच्छा करना है। ये मेरा ओपोनेंट है और मुझे इससे बेस्ट बनना है। तो जी वो चीजें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगी। जी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने इस बात का जवाब दिया है, वैसे तो सारी, बट इसका सच में बहुत ही, एक होता है ना कि आंखें खोल देने वाला जवाब जो होता है, वो जवाब आपने इस बात का दिया है। अच्छा सर, आपसे अगर मैं पूछूं कि जिंदगी से आपकी कोई ऐसी सीख आप हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे जो आपकी जीवन का प्रेरणा स्रोत रही है और जिसको देख कर आप हमेशा प्रेरित होते हैं, ऐसी सीख के बारे में सर हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए ऐसी, बस मैं अपने जो पुराने मेरे जो घर के हालात थे मैं उनको कभी अकेले में लेटते हैं तो उसको सोचते हैं। तो अगर कुश्ती है, अगर मैं रेसलिंग नहीं करता तो मुझे नहीं पता आज घर की स्थिति क्या होती है और हम किस जगह होते हैं। और शायद जी आप लोगों से भी जुड़ने का मौका नहीं मिलता। तो जी सारी बिल्कुल। चीज़ें वहीं से मिलती हैं कि भाई मुझे अपने, पहले ये सोचते थे कि भाई मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। मुझे जॉब के लिए रेसलिंग में जब आए थे तो ये था 2005 से 5 से 7 तक यही था कि भाई मुझे जॉब के लिए करना है, क्योंकि घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो सारी जी चीज़ें वहीं से मिली और उसके बाद जब हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलते गए तो हमारी सोच चेंज होती गई कि भाई मुझे देश के लिए मेडल। उसके बाद हमें ये लगा कि भाई हाँ मैं देश के लिए मेडल जीत रहा हूँ तो मुझे और सारे बहुत सारे मेडल जीतने हैं। फिर देशवासियों का प्यार और सम्मान मिलता गया और उनकी उम्मीदें बढ़ती गई कि बजरंग यहाँ से भी मेडल जीते, बजरंग यहाँ से भी मेडल जीते। तो वो पूरी लाइफ स्टार्ट मेरे घर से ही हुई थी। और आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि आज आपसे जुड़ने का मौका मिला और जितने भी भाई बहन हैं हमसे जुड़े हैं उनसे बात करने का मौका मिला।
जी सर, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने अपनी मेहनत को एक तरफा करके हमारा प्यार ज्यादा ऊपर रख दिया। पर सर, तमाम युवा आपको सुन रहा है, आप खुद युवा हैं, तो सर युवा के नाम पर आपका संदेश, उसके बाद आपसे विदा लेना चाहेंगे। एक संदेश सर आप अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई देना चाहें। बिल्कुल, मैं पहले तो कोरोना से बचने का बोलूँगा कि भई आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, क्योंकि जी ये ना कोई राजनीति मुद्दा है और ना कोई अकेले आदमी का है ये। ये हमें एकजुट होके अपने घर पे रह के ये लड़ाई हमें जीतनी है और कोरोना मुक्त भारत और पूरे वर्ल्ड को कोरोना मुक्त बनाना है। क्योंकि जी अगर आपकी लाइफ सुरक्षित रही तो हम मिल सकते हैं, और मैं चाहता हूँ हम मेरा हर एक देशवासी सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। जी और मैं सभी को यही बोलूँगा, जो भी जिस फील्ड में हैं, जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, उनको यही बोलूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, पूरे दिल से करिए और ये सोच के करिए कि मुझे अपनी तरफ से मुझे अगर गेम कर रहे हैं तो मुझे देश के लिए बहुत सारे मेडल जीतने हैं, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोचिए कि मुझे पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें जो आपने लक्ष्य बना रखा है उसको पाना है, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, और किसी भी टाइम आप लोगों को अगर कोई भी ऐसी बात हो कि भाई मुझे बजरंग से बात करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बात के लिए। अच्छा सर, मैं चाहता नहीं हूं कि आप फिलहाल जाएं, एक छोटा सा और प्रश्न मैं आपसे ले लेना चाहता हूं कि सर अभी ओलंपिक्स तो क्योंकि फिलहाल कैंसिल हो चुके हैं, तो आपकी क्या सर तैयारी है, आपका क्या प्लान है, आपकी फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, फ्यूचर प्लानिंग को लेके आपके थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, और देखिए आप अभी कैसे फ्यूचर के, ये आवाज़ नहीं आई आपकी, फ्यूचर के आप बाद जो सर अब आपने आ रही है बोला। हेलो हाँ, अभी आई है, बोलो। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओलंपिक्स तो अभी फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है सर फ्यूचर के लिए, कि अभी आप किस तरीके और आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए, हाँ, अभी ओलंपिक आगे बढ़ा दिए गए हैं और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने तैयारी बंद कर दी है। 1 साल का जी समय हमें और मिला है तैयारी का, और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके ओलंपिक में जाऊँ और देश के लिए मेडल जी जीतूँ। और ये फ्यूचर प्लान यही है कि भाई मैं जितना जो मैंने रेसलिंग में जो सीखा है, मैं अपने जो युवा हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, मुझे मौका मिलेगा, जी मैं जो मैंने चीज़ सीखी है वो मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं, और अपनी तरफ से अपने देश के लिए कोई सुशील योगेश्वर बजरंग तैयार करूं। थैंक यू सर। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और मेरी तरफ से और हमारे सारे viewers की तरफ से, पूरे देश की तरफ से आपको भी सर हमारे बेस्ट धन्यवाद। विशेष। धन्यवाद। सर जो आपने हमारा साथ दिया आपके इस कार्यक्रम में, आप जुड़े लॉकडाउन स्टूडियो में। बाकी दोस्तों में मैं बता दूं, लॉकडाउन स्टूडियो डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके लिए आपका रहेगा, तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। और थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।